वेलकम एवरीवन। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने आरपीएससी के सारे ही पेपर्स कर लिए हैं। ये हमारा एक लास्ट पेपर बचा है 2021 का, और उसमें है पेपर हमारा सेकंड। पेपर फर्स्ट हमने कर लिया है, पेपर सेकंड के हमारे 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें आज 50 करने हैं। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसी के साथ हम पूरा आरपीएससी का जितना भी पेपर है वो सभी कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक जितने पेपर हुए हैं पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के, सारे मिला के 2025 तक हम सारे ही पेपर्स को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के आपको पेपर्स देखने हैं तो आप पीजीटी वाले प्लेलिस्ट में जाके पीजीटी के और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट में जाके उसके पेपर्स देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न केवल उसकी विषय वस्तु में। तो इसकी मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई है कि अगर वहाँ पे बात हो रही होगी एकता की, तो वहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा कार्ल पियर्सन। और अगर यहाँ पे बात होगी संबंधों की, एकता की जगह क्या लिखा होगा, संबंध, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट चेंज। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, एक ट्रिक से दो आंसर्स आपके सही हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो मैचिंग में है, तो बुक्स को मैच करना है। तो मैच करके देख लेते हैं कौन इसमें मैच हो पा रहा है। तो पहली जो बुक आपको दिख रही है वो है सर्वे मेथड्स इन सोशल रिसर्च। तो सर्वे मेथड इन सोशल रिसर्च सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। तो ये वाली जो बुक है वो किसकी है, मोजर की है। मेथड इन सोशल रिसर्च ये वाली बुक किसकी है, ये वाली जो बुक है वो है गुड एंड हार्ट की। डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी जो है वो किसकी है, वो पी स्कॉट की है। द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च तो एकॉफ की है। तो डिज़ाइन से आपको याद रखना है एकॉफ की, अगर इन होगा तो गुड एंड हार्ट होगा, और अगर मेथड इन सोशल अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो होगा मोजर, और अगर इन होगा सिर्फ तो आपका हो जाएगा गुड एंड हार्ट, और डिक्शनरी वाली तो बिल्कुल अलग है। तो मैच कर लेते हैं। इसमें ए में 3 है, ए में 3 2 में है, फिर 2 में 4 है, 2 में 4 भी 2 में है, 3 में 1 है, 3 में 1 है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रमाणों तथा तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। तो ये डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है, जिसमें इच्छा और योग्यता को ही वस्तुनिष्ठता माना है। तो वो कौन है, वो है ग्रीन। ये ग्रीन की डेफिनेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता क्या होती है। तो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज़, वो है ऑब्जेक्टिविटी। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए। तो क्या प्राप्त करना चाहिए, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो जो रिसर्चर हैं आपके, उनसे आपको प्राप्त करना चाहिए लॉयल्टी, रिटन कमिटमेंट, इन्फॉर्म कंसेंट, वैल्यू ओरिएंटेशन। तो सूचित सहमति उनसे प्राप्त करना चाहिए, तभी रिसर्च शुरू करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में कौन से रूप प्रदर्शन नहीं है। पैराडाइम के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था जब हम आरपीएससी का ही पेपर करा रहे थे कि पैराडाइम होता क्या है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पैराडाइम के टाइप कौन कौन से हैं। तो पैराडाइम के 3 टाइप होते हैं, वो तीनों टाइप मैंने बताए थे और उसी में से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो पॉजिटिव पैराडाइम होता है, इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम होता है, क्रिटिकल पैराडाइम होता है। इंटरप्रिटेटिव में आते हैं वेबर और इसमें आते हैं कार्ल मार्क्स, और कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात तो पीटर बर्जर करते हैं, जैसे कि सामाजिक आधार पर जो बात उन्होंने करी, तो वो इसमें आ जाएंगे। तो ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। किसने समाजशास्त्र को 2 मुख्य भागों सामाजिक स्थितिकी और गतिकी में बांटा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, कॉम्ट का है। प्रक्रियात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया है। हु डेवलप्ड पैराडाइम फॉर फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस के लिए पैराडाइम किसने बनाया है। तो जाहिर सी बात है फंक्शनल अल्टरनेटिव की बात कौन करते हैं, मर्टन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
जो पैराडाइम है उसका मतलब क्या होता है, तो उसी दिन मैंने आपको समझाया था पैराडाइम का जो मतलब है वो क्या होता है, और ये क्वेश्चन भी बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे यही सबसे सुटेबल आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और प्रीपोजिशन का एक सेट होता है, तो आप लर्न भी कर सकते हो। पैराडाइम क्या होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट होगा और प्रीपोजिशन होगा, इसका सेट होता है। अवधारणाओं और प्रस्थापनाओं का एक समूह होता है। नेक्स्ट है अनुसंधान अभिकल्प, एक प्रकार का डिज़ाइन होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है, क्योंकि कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। तो इसमें ये अलग अलग दोनों बातें कर रहा है, यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहा है और ऊपर केवल रिसर्च की बात कर रहा है, मेनी रिसर्च और यहाँ रिसर्च डिज़ाइन। तो यहाँ भी रिसर्च डिज़ाइन की बात होनी चाहिए थी, तो इस वजह से दोनों सही तो हैं, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही कोटेशन में अलग अलग बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है। तो कॉज एंड इफेक्ट से कौन सा संबंधित होता है, वो संबंधित होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाइयों के सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, तो उसका रिसर्च क्या होगा, तब जो डॉक्टर है या जो वो अपना मेडिकल साइंस या किसी भी ट्रीटमेंट के उसमें जब अपनी मेडिसिन का टेस्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो होगा नहीं, डिस्क्रिप्टिव में तो सेंसस वगैरह आएगी, हिस्टोरिकल रिसर्च तो होगा नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को उसका कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बहुत ही कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब एक शोधकर्ता सर्वे करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है, परिणामों का एनालिसिस करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह प्राथमिक सामग्री है। लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति उन तथ्यों का उपयोग आगे विश्लेषण के लिए करता है, तो उसके लिए वह द्वितीयक सामग्री बन जाता है। तो बिल्कुल ही सही है, दोनों सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान परियोजना का उदाहरण है। तो ये हो जाए जब नेटवर्किंग साइट्स का एनालिसिस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा है, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, उसमें सेंसस वगैरह होगा, एक्सपेरिमेंटल पता ही जहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा एक्सप्लोरेटरी यानी अन्वेषणात्मक रिसर्च हो जाएगा, जिसमें वो नया जानने की कोशिश कर रहा है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, तो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए, तो क्या हो जाएगा, तथ्य संकलन अनुसंधान के संचालन का वह तरीका जो संबंधित नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरणों के लिए एक रूपरेखा होता है, फ्रेमवर्क होता है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने के बीच का विकल्प, जिस शैली में आप अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण ग्राफ, तो ये तो है ही नहीं। एक प्राकल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है। प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, जब उसमें अनुमान पे आधारित नहीं है, केवल क्या है, which is based on preliminary assumption of the researcher about the topic when sufficient information is not available। तो जब नहीं अवेलेबल होगी sufficient information, तो वो हो जाएगी वर्किंग हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च के यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें रिजेक्ट होने के बाद वर्किंग हाइपोथेसिस का यूज़ होता है, जब उसको समझ में नहीं आता है तो इसका हम यूज़ कर लेते हैं। एनालॉगीज आर द सोर्स ऑफ, ये तो पता ही है किसका सोर्स होता है, हाइपोथेसिस का है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा सही है वो बताना है। केवल वैकल्पिक प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, तो यहाँ पे केवल लगा हुआ और अल्टरनेटिव का ही टेस्ट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल शून्य प्राकल्पना का किया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केवल लगा दिया तो ऐसे ही ये रिजेक्ट हो गए। अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस दोनों का ही टेस्ट किया जाता है, तो ये तो सभी को पता ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा। जो सैम्पलिंग है
कि किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना होगी। तो जो इन विच सैम्पलिंग मेथड ईच पॉपुलेशन एलिमेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, और वो केवल एक ही में होता है, वो है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द, तो सैम्पलिंग एरर कब बढ़ता है, घट जाता है, जब वहाँ प्रति जो सैम्पलिंग साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होता है, तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, घट जाता है। तो इंक्रीज़ इन सैम्पल साइज़ होगा तो क्या होगा, सैम्पलिंग एरर जो होगी वो घट जाएगी। प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ सैम्पलिंग एरर घट जाती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार आ चुकी है। सैम्पल इज़ अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर होल। तो ये वाली डेफिनेशन गुड एंड हार्ट की फेमस डेफिनेशन है और इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो पीवी यंग है वो भी ऐसी कुछ बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है यहाँ पे जो ये होता है सैम्पलिंग, वो क्या होता है, लघु चित्र होता है। तो इनके में क्या होगा, लघु चित्र होगा और प्रातिनिधिक अंश होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें से वो क्या करता है, थोड़ा सा एक समूह से प्रतिनिधियों का चयन कर लेता है। तो लघु चित्र की बात होगी तो पीवी अंक कर देना। नेक्स्ट है, पूर्व निर्धारित सूची में से निश्चित अंतराल पर इकाइयों के चयन को क्या कहते हैं? तो nth, एवरी nth पर्सन, जो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और यही कीवर्ड भी हो सकता है। निश्चित अंतराल का मतलब ही है nth पर्सन जब हम लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कि हम हर 10वें नंबर के बाद ले रहे हैं तो वो हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाएगा। किस सैम्पलिंग को आकस्मिक सैम्पलिंग भी कहा जाता है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी उसको कहते हैं। वो हमारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, यानी सुविधाजनक प्रतिदर्श है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपने कार्यस्थल पर तनाव से कैसे निपटते हैं? ये प्रश्न कैसा है, तो आप कैसे निपटते हो, आपका जो भी फील्ड होता है वो आपको बताना है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। जो भी सबके अलग अलग तरीके होंगे निपटने के, तो सब अपने अपने ओपिनियन देंगे। तो इस तरह से ये हो गया ओपन प्रश्न। और आरपीएससी में मैंने देखा है क्वेश्चंस से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। क्लोज एंडेड, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, डबल वेरिएट और कंटेंजेंसी, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। एक साक्षात्कार, जिसमें साक्षात्कारकर्ता किसी दिए गए विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए उत्तरदाता को प्रोत्साहित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? An interview in which interviewer encouraged the respondent to talk freely about a given topic। तो एक टॉपिक दे दिया है उसने, उस पर आपको फ्रीली बता दिया है कि आपको जो बोलना है वो बोलो। तो स्ट्रक्चर्ड में तो ऐसा होगा नहीं, वो तो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। फोकस्ड इंटरव्यू में कई लोग होते हैं, क्लिनिकल में तो सिर्फ उपचार की बात होती है। तो वो हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आपका जितना मन है उतना बोलो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शेड्यूल इज़ यूज्ड एज अ मेथड, टेक्निक, टूल, क्वेश्चनायर। तो इसमें पहला इसका आंसर टूल माना गया था, लेकिन उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, तो इसका कोई भी आंसर नहीं माना गया है। प्रश्नों की एक सूची जो उत्तरदाता को सौंपी जाती है, जो प्रश्नों को पढ़ता है और स्वयं उत्तरों को भरता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो जब स्वयं उत्तरों को भरेगा तो उस जो रिस्पोंडेंट है वो खुद ही भरेगा और खुद ही पढ़ेगा, तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चनायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को बताएं, क्या आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं? डू यू बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन? अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो किस तरह का है, तो यहाँ पे अखबार या पत्रिकाएं लिखा है। जब ऐसा लिखा होगा कुछ कि ये या फिर ये, इस तरह से कोई सवाल होगा तो वो हो जाता है डबल बैरियर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दोनाली प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? तो अमेरिकी समाज में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जो यूज़ किया है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में, वो कौन है, कौन जाने जाते हैं? तो ये पता ही है, विलियम एफ वाइट की बुक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को सबसे पहले प्रस्तुत किया है? तो संस्कृतिकरण को सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया वो है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किया किस में था? ये किया था 1942 में। नेक्स्ट है मैचिंग है, तो मैच कर लेते हैं हम लोग। जो एम.एन. श्रीनिवास हैं उन्होंने कहाँ पे स्टडी की है? तो उन्होंने की है रामपुरा विलेज में। एस.सी. दुबे ने समीरपेट में की है, आंध्रे बेत्ते ने श्रीपुरम में की और डी.एन. मजूमदार ने मोहना विलेज में करी है। तो ए में 3 हो जाएगा, ए में 3 2 में है और बी में 4 हो जाएगा, बी में 4 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास ने प्रभु जाति की निम्नलिखित विशेषताओं को निर्दिष्ट किया है, उसमें से आपको बताना है कि वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो श्रीनिवास की हैं। तो देख लेते हैं हम लोग डोमिनेंट कास्ट में। डोमिनेंट कास्ट में एक जाति हावी हो जाती है जब वह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की वो बात करते हैं और इट हैज़ अ हाई रैंक इन कास्ट हायरार्की, और हायरार्की की बात करते हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं, अर्बन सोर्स ऑफ इनकम की भी बात करते हैं। तो जाति संस्करण में उच्च स्थान भी होना चाहिए, संख्यात्मक रूप से बड़ी होनी चाहिए, आय का शहरी स्रोत होना चाहिए। ये चारों ही विशेषताएं डोमिनेंट कास्ट के एम.एन. श्रीनिवास ने बताई हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और आपको याद भी होना चाहिए, अगर आप डोमिनेंट कास्ट की बात करेंगे तो उसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एंड पॉलिटी होनी चाहिए, हाई रैंक होनी चाहिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और अर्बन सोर्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको कि आप किसी को बता सको। एस.सी. दुबे की जो बुक थी इंडियाज चेंजिंग विलेज, उसके संबंध में की तरफ बदलाव दिखाता है। तो किस तरफ वो बदलाव दिखाता है? तो स्ट्रक्चर टू चेंज, संरचना से परिवर्तन की तरफ बदलाव दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इंडियन विलेज 1955 बुक किसने लिखी है? तो इंडियन विलेज सभी को पता है, एस.सी. दुबे ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से आंधे बेटे की कृति कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस जो है वो बुक आंध्रे बेटे की है। कास्ट क्लास एंड पावर वो बुक भी आंध्रे बेटे की है। स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर ये तो है ही इनकी बुक, लेकिन कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो है वो इनकी बुक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ ये तो मैंने बहुत बार बताया है कि किसकी बुक है और ये बुक पूछी ही जानी है अगर आरपीएससी का पेपर है। डिसूजा की एक ना एक बुक तो आनी ही आनी रहती है, तो ये डिसूजा की बुक है। किसने कहा कि शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण है अंग है, पहलू है? अर्बनाइजेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन। तो ये वाला कोटेशन जो है वो है एम.एस.ए. राव का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा और ये भी कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले इसका आंसर भी डिसूजा माना गया था, लेकिन बाद में चेंज करके एम.एस.ए. राव कर दिया गया था। कोटेशन इनका एम.एस.ए. राव का तो आना ही आना है अगर आरपीएससी का पेपर है तो। नगरवाद एक जीने का तरीका है, अर्बनिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये किसने कहा है? तो ये एल्विर्थ की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रिंज विलेज का समीरपुर क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? तो ये जो है ये वाला अध्ययन किया है एम.एस.ए. राव ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। और नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रिंज विलेज समीरपुर का क्षेत्रीय अध्ययन इन्होंने किया है। और ए.आर. देसाई का तो गुजरात में काम है। मीरा कोसाम्बी ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी है? तो मीरा कोसाम्बी की जो बुक है ये पहली ही बुक है, बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ अ कॉलोनियल सिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछी जाती रही है।
विक्टर डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति और वर्ग धर्म का विश्लेषण किया है। कौन से शहर में उन्होंने किया है? तो विक्टर डिसूजा का मैंने जो बुक बताई थी उसमें ही लिखा था द सिटी ऑफ चंडीगढ़, तो उन्होंने चंडीगढ़ शहर में काम किया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मीरा कोसांबी के 3 औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों में से शहरों की आकृति विज्ञान का अध्ययन है, मतलब कौन से 3 शहरों का अध्ययन किया है उन्होंने? तो मीरा कोसांबी ने जो किया है उसकी ट्रिक हो सकती है एमबीसी। एमबीसी का मतलब है मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। एमबीसी याद रखना आप, मीरा कोसांबी का एमबीसी है, तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? तो भारत के आदिवासी अध्ययन से जो जुड़ा नहीं है वो कौन हो जाएगा? ट्राइबल पे स्टडी वर्जीनियस खाखा, दोषी, अल्विन का तो रहता ही है, लेकिन टायलर का जो है वो नहीं रहता है। टायलर एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी है जिनका काम कल्चर पे है, तो ये हो जाएगा। और वर्जीनियस खाखा जो है वो उन्होंने पूर्वी जनजातियों की स्टडी करी है, तो अगर कहीं पूछ लिया जाए तो ये आप याद रखना। जनजाति लोग बिखरे निवास स्थानियों में रहते हैं, और कोटेशन 2 नंबर 2 कह रहा है अन्य समाजों की तुलना में जनजाति समाज विलग है। तो इसमें जो ट्राइबल पीपल हैं वो कहाँ रहते हैं? स्कैटर्ड हैबिलिटेशन में। ट्राइबल सोसाइटी इज रिलेटिव आइसोलेटेड व्हेन कंपेयर टू द अदर सोसाइटीज, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल सीधी सीधी बात लिखी है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। निम्नलिखित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत वर्णन लिखा है, जिसमें 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र के थे? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे के.एस. सिंह। उन्होंने 1982 भारत में 36 आदिवासी आंदोलनों का विस्तृत वर्णन लिखा है, जिसमें 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे, तो ये के.एस. सिंह ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन कि कौन सी जो ट्राइब है वो कहाँ पे पाई जाती है, या कहाँ से मैच होगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नागा जो है वो कहाँ होगा? नागालैंड में हो जाएगा। और राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में गरासिया है। और असम में क्या होगा? गारो है। और तमिलनाडु टी से टी को मिला दो, टोडा हो जाएगा। तो ये ट्रिक हो सकती है एन से एन, टी से टी, और बाकी तो आप मैच कर लो। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। नागालैंड नागा, तो ए में 4 2 में है। राजस्थान में गरासिया, ये भी 2 में है। असम में गारो, तो यहाँ पे सी में हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पे आपको मैच हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आप ये याद रखना, तमिलनाडु को टोडा, टी से टी मिलाना, एन से एन मिलाना, और राजस्थान का गरासिया है, असम का तो गारो है ही, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर मैचिंग वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ज़्यादातर ये पता नहीं रहता है टाइप, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लर्न हो जाए। तो यहाँ पे आर्काइक कॉकेसाइड जो रेस है वो किससे है? मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ। आर्काइक कॉकेसाइड जो रेस है वो मैच होगी द्रविडियन से। नेक्स्ट जो हमारा है मंगोलाइड, तो मंगोलाइड किससे होगा? इंडोनेशियन माले से हो जाएगा। तो यहाँ पे एम से मंगोलाइड, एम से माले, ये तो मैच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो और दिक्कत होती है वो प्राइमरी कॉकेसाइड रेस जो है वो किस में हो जाएगी? वो हो जाएगी आर्मेनाइड से। नेग्रोड जो बचता है वो चला जाएगा बुशमैन में। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लर्न करने के लिए आप पहले तो मैच कर लेते हैं। 1 में 3, 1 में 3 2 में है, 2 में 4, 2 में 4 भी 2 में है, 3 में 1, 3 में 1 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। लेकिन याद करने के लिए एक ही ट्रिक बन पाती है, यहाँ पे मंगोलाइड को इंडोनेशियन माले से मिला दो, तो बी में 4 है, बी में 4 2 में है, तो आंसर आप निकाल नहीं पाते। फिर आपको नेग्रोइड भी याद करना पड़ेगा। नेग्रोइड का बुशमैन है वो एकदम अलग है, बुशमैन जो है वो, तो नेग्रोइड में चला जाएगा। और ये दोनों कॉकेसाइड वाले जो हैं उसमें क्या करिए आप एक याद कर लीजिए, जो आर्काइक है वो हो जाएगा द्रविडियन से।
तो यहाँ पे ऐसे बन सकता है, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा इसको समझाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे लिए तो मेरे हिसाब से एक ही इजी है, पर एक से आंसर नहीं निकल पाएगा, तो आपको एक इसमें से भी याद करना पड़ेगा, जो भी आपको ठीक लगे, ये वाला या फिर ये वाला। प्राइमरी अगर याद करना चाहते हो तो प्राइमरी याद कर लो, आर्मेनाइड से हो जाएगा। प्राइमरी को आर्म से जोड़ दो, तो वो हो सकता है कि आपको ज़्यादा ईजी पड़े, तो प्राइमरी जो है वो आर्मेनाइड हो जाएगा। तो 2 ट्रिक बन जाएगी, मंगोलॉइड से इंडोनेशियन माले और प्राइमरी काकेसाइड से आर्म को जोड़ देना। कौन सी समिति जनजातीय मुद्दों से जुड़ी नहीं है? तो जो ट्राइबल स्टडीज़ से जुड़ी नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, लोकुर कमेटी जुड़ी है, भुरिया कमेटी भी जुड़ी, एल्विन तो सीधे से जुड़ी है, लेकिन जो धानुका कमेटी है वो इससे जुड़ी नहीं है। तो धानुका कमेटी किससे जुड़ी हुई है? ये मार्केट से जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये वाली नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया बुक किसकी है? तो ये वाली जो बुक है वो है नीरा देसाई की, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर, ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ और कई बार बता चुकी हूँ। ये बुक पूछी ही जाती है, यहाँ पे रिपीट भी यही बुक होती है। नरेटिव दलित वुमेन्स टेस्टिमोनियल्स, ये वाली जो बुक है वो किसकी है? शर्मिला रेंगे की। और शर्मिला रेंगे का काम भी दलित पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट में मैंने जो पेपर सेकंड था उसका जो फर्स्ट रहा, मतलब 50 क्वेश्चन जो रहा वो हमने कंप्लीट किया, और मुझे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिला नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको भी कर लेंगे। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ही को देखने को मिलेंगे, तो हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी के अपकमिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।